नमस्कार, मैं हूं अजितेश और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। उत्तराखंड प्राइम में खबरों की शुरुआत करेंगे और पहली खबर है धामी कैबिनेट से जुड़ी हुई, जहां पर धामी कैबिनेट में फैसले पास हुए, जहां पर करीब 30 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है और जिनमें मलिन बस्तियां बचाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। मलिन बस्तियों पर लाए गए अध्यादेश की मियाद बढ़ी है। सरकार ने 3 साल अध्यादेश की मियाद बढ़ा दी, जहां पर उत्तराखंड सोसाइटी स्टार्टअप और 17 पदों को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन समिति में नए सदस्य रखे जाएंगे। वहीं शहरी विकास विभाग के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन भी दी गई है। अगले 3 साल तक निःशुल्क सिलेंडर योजना को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही साथ पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक स्थिति बेहतर की जाएगी। आईटीबीपी के जवानों के लिए लोकल स्तर पर उपलब्ध होगा भेड़, मटन, चिकन और मछली। वही 200 करोड़ रुपए का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा। तो ऐसे धामी कैबिनेट ने तमाम बड़े फैसले लिए हैं। ये इसके अलावा जो दूसरा मत था, ये एक मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो आर्थिक सहायता जो मिलती है, जो इसके तहत मिलेगी और जो आयुष्मान योजना के तहत भी जो लाभ मिलता है, वो दोनों साथ साथ मिलेंगे। पहले तक ये स्थिति आती थी कि यदि आयुष्मान से मिल रहा है तो ये आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, लेकिन अब दोनों को पृथक पृथक कर दिया है। तो इस तरह के मानव वन्यजीव संघर्ष में जो होगा तो उसमें दोनों तरह की सहायता इसमें मिलेगी। और जो पालतू जानवर हैं, यदि उसके मारे जाने की पुष्टि वन रक्षक और ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि इस तरह की क्षति हुई है। और फोन लाइन पर प्राइम न्यूज संवाददाता जितेंद्र पेटवाल जुड़ गए। जितेंद्र, काफी बड़े फैसले हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई। जी देखिए, काफी महत्वपूर्ण फैसले आज जो उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने लिए हैं। कई वर्गों को राहत वाली बात दी गई है। कई ऐसे फैसले हैं जिनसे उत्तराखंड की आर्थिक मंत्रिमंडल ने कि इस तरह के फैसले लिए जाएं, उन पर सामूहिक निर्णय भी बना है। तो उसी के तहत चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में जो आईटीबीपी की बटालियन हैं, उनके लिए जो मांस के लिए स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली खरीदी जाएंगी। महत्वपूर्ण फैसला इसे माना जा सकता है आजीविका के क्षेत्र में, स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। ये खरीद जो है, जो सहकारी संघ है, उनके माध्यम से की जाएंगी और किसानों को तत्काल मूल्य उपलब्ध कराए जाने के लिए कैबिनेट द्वारा 5 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की जो व्यवस्था है वो की गई है, उसको मंजूरी दी गई है। उसके अलावा उत्तराखंड जो मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली है, उसमें संशोधन किया गया है। इसके तहत अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता की भी प्रदान की जाएगी ऐसे लोगों को। और पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिल सकेगा। तो उत्तराखंड मानव वन्य जीवन संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली के तहत जो ये संचालन है उसको मंजूरी दी गई है। उसके अलावा सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पचवाडून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि 30 साल की लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा टेक्नीशियन संदर्भ सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है, जिसमें CSSD के जो पद हैं उनके लिए अब पैरामेडिकल काउंसिल में जो पंजीकृत संस्थान होंगे उनमें OT की डिग्री या डिप्लोमा या फिर CSSD की डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई है जी। साथ ही जो खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग है, उसमें उप औषधि नियंत्रक के पद को आज स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। उसके अलावा उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 जो कि उसमें संशोधन किया गया है। अब सालाना अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही जो GPF में जमा करने की अनुमति होगी।
वो दी जाने पर निर्णय लिया गया है। जीपीएफ की जो तय धनराशि थी उसमें संशोधन करके सिर्फ 5 लाख रुपए ही कर दिया गया है। इसके अलावा जो निदेशालय लेखा परीक्षा ऑडिट जो जिसमें होता है उसके अंतर्गत जो अधीनस्थ सेवा परीक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2024 है उसको भी मंजूरी मिली है। कौशल विकास विभाग के अधीन स्थापित जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना है उसके तहत संचालित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में प्रशिक्षण देने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था विभाग के द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको गिनाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि बुलेटिन की समय सीमा भी बिल्कुल कई सारे जितेंद्र अगर हम देखें मुद्दे हैं जो इस पूरे कैबिनेट फैसले में अगर हम देखें जिनको छूने की कोशिश की गई है। और इसमें अगर हम देखें जितेंद्र जो जितने फैसले उनमें महत्वपूर्ण फैसले अगर हम देखें तो आईटीबीपी जवानों का भी ध्यान रखा गया और खास तौर पर समाज का वो वर्ग मलिन बस्तियों को लेकर जो अध्यादेश था यानी कि वो बची रहेंगी। ये 2 फैसले इन फैसलों में काफी बड़े फैसले माने जा रहे हैं जितेंद्र। देखिए सही बात आपने कही है। आईटीबीपी के जवानों का ध्यान रखने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण वहाँ के स्थानीय लोगों का ध्यान रखा गया है क्योंकि आमतौर पर जो सप्लाई होती थी कभी जो फूड चेन होती थी जो आर्मी या पैरामिलिट्री में सप्लाई करती थी तो कोई बड़े ठेकेदार होते थे बड़े लेवल पे उस काम को करते थे। लेकिन स्पष्ट रूप से ये निर्देश करना कि स्थानीय स्तर पर जो बटालियन उपलब्ध रहेंगी उन बटालियनों का जो भी सामान क्रय होगा वो स्थानीय जो उत्पाद होंगे जो स्थानीय लोग जो होंगे चाहे वो पशुपालक हो भेड़ पालक हो बौन पालक हो या मछली का जो व्यवसाय करते हैं उनसे वो लिया जाएगा तो सीधे तौर पर उनको वो फायदा बड़ा फैसला है। बिल्कुल जितेंद्र दूसरी बात आपने कही मलिन बस्तियों की दूसरी बात आपने मलिन बस्तियों की हालांकि एक परंपरा सी ये बन गई है। इस चीज को मैं उलट में देखता हूँ क्योंकि अगर आपको कोई व्यवस्थाएं ऐसी करनी है तो उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करें उनको अन्यत्र कहीं स्थापित करने की बात करें लेकिन पुराने ढर्रे पर अगर आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये फैसला बहुत बड़ा कोई ऐसा फैसला होगा। ये आपने पिछली सरकारों की कॉपी करके उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम किया है कि आपने एक 3 साल के लिए ऑर्डिनेंस लाके और कैबिनेट की मंजूरी दे के उनको 3 साल की रियायत दे दी है। कहीं ना कहीं हो सकता है सरकारों का राजनीतिक दल है उनका अपना अपना सोचना समझना और अपनी कार्यप्रणाली होती है लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये निर्णय इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा होता है कि जितनी मलिन बस्तियां हैं उनको नियमितीकरण करके उनके रहने की कहीं अन्य बिल्कुल परमानेंट जो व्यवस्था है वो ज्यादा जरूरी है। ये जो बार बार म्याद बढ़ाना ये ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है काफी बड़े फैसले थे और जितेंद्र ने विस्तार पूर्वक जो है तमाम फैसलों के बारे में बताया है। और खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम देवभूमि रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन के लोकार्पण और 7 नवंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन को राज्य स्थापना दिवस और 12 तक उत्तराखंड रजत गाथा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 1 साल तक चलने वाले इस त्योहार का 2025 में कुमाऊं मंडल में समापन होगा। तो 6 से 12 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और धामी सरकार उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी कर रही है। वहीं युवा कल्याण और नियोजन विभाग द्वारा बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री रेखा आर्या ने इस संबंध में सभी वर्ग के युवाओं की राय लेने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि युवा नीति के ड्राफ्ट को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने युवा नीति का फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि युवा नीति में 15 साल से 35 साल तक के युवक और युवतियों को शामिल किया जाए। तो तमाम बातों का जिक्र किया और जो कुछ पॉइंट्स थे जिन पर सहमति नहीं थी उन्हें युवाओं से बात करके उन पर निर्णय लेने की बात कही गई है। प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है
तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो यूथ पॉलिसी जो डिपार्टमेंट की ओर से और नियोजन विभाग की ओर से जो अभी ड्राफ्ट हुई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है, लोगों की, युवाओं की भावनाओं को जानने की आवश्यकता है, इसको स्पेसिफिक होने की आवश्यकता है, जिसको लेकर आज मैंने निर्देश दिए हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमारा यूथ जो मेल के रूप में है, हमारा यूथ जो फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो पहाड़ के यूथ मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो सीमावर्ती क्षेत्रों में मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो SC ST के रूप में है, हमारा यूथ जो ऐसा जो EWS के रूप में, OBC के रूप में हो, तो आखिरकार इन सब लोगों की क्या क्या हमको ऐसा लगता है कि उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। और यदि हमने ये जाना नहीं तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा ये नीति आज मेरे टेबल पर रखी गई है वो सार्थक नहीं है जब तक इनकी भावनाएं इसमें नहीं निकल के आती है। और वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि पंचायत चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं, और हम भी ये उम्मीद लगा रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्द ही कार्यकाल समाप्त होने के बाद कराए जाएंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। अब बीजेपी पंचायत में कार्यकारी SDM को प्रबंधक के तर्ज पर बैठाएगी, फिर उनके द्वारा रेवड़ियां बांटी जाएंगी। आपको बता दें, प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल चुनाव नहीं होंगे। वहीं पंचायतों का कार्यकाल भी बढ़ेगा 27 नवंबर को, चूंकि ये कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। देखिए, बीजेपी पहले तो कह रही थी हम तैयार बैठे हैं, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी हुए कार्यकाल समाप्त होने के बाद होंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। वो प्रभार ये जो कार्यकारी जो SDMs इत्यादि को वहां बैठाते हैं प्रबंधक के तौर पे, और उनके द्वारा रेवड़ियां बांटी जाती हैं, उसकी चार्ट लगी है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और हमको लगता भी था कि प्रशासक बैठा के ये उल्टे सुल्टे काम कराएंगे और अपने जो इनके कार्यकर्ताओं उनकी जेबें भरने का काम करेंगे। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर उत्तराखंड में जल्द लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC को लेकर अब उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पौड़ी पहुंचे गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ साथ बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे से जनता का ध्यान मोड़ने के लिए इस कानून को लाकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है, जबकि UCC कानून की जानकारी सरकार को जनता के साथ साझा करनी चाहिए। प्रदेश में UCC को लेकर सियासत हाई है। गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। कहा है कि दरअसल UCC में क्या है, कैसे होगा, कब होगा, ये जनता को पारदर्शिता के साथ बताने की जरूरत है, जो कि बीजेपी नहीं बता रही है। ये आरोप गणेश गोदियाल की तरफ से लगाए गए हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी लाए तो सही, उसको देखेंगे क्या है, कैसा है, उसमें कितना हित है, वो जम्मू में कितना फायदा हुआ लोगों को, एक वो जो धारा हटाई थी उसका कितना फायदा हुआ, उसका भी आकलन करेंगे, और इसका भी आकलन करेंगे कि कितना फायदा। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए, महंगाई से ध्यान मोड़ने के लिए, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से ध्यान मोड़ने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार है उससे ध्यान मोड़ने के लिए, ये सब चीजें, इन सब समस्याओं से ध्यान मोड़ने के लिए, हकीकत से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार के सगुफे लाती है। और वो लाएं और उसके बाद हम भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या है। सरकार, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। क्या UCC लाने से प्रत्येक हमारे युवा को रोजगार मिल जाएगा? जो आज बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या UCC लाने से जो इलाज के लिए पौड़ी में हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या वो इलाज हो जाएगा?
और उत्तराखंड के सीमांत चमोली में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दो समुदायों के लोगों में विवाद चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ऐसे में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि मुसलमानों को अछूत बना दिया गया, लेकिन इसका प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक शांतिपूर्वक रहने वाला राज्य है और अगर यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेगा तो उसको सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की एक बी टीम है, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि जहां भी चुनाव हो वहां पर उनके द्वारा ऐसा ट्वीट बयान दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया, एक्स हैंडल पर लिखा, मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया। पोस्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने है। देखिए, ओवैसी जी का जो बयान ट्वीट पर आया है देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि ये धर्म स्तरीय और शांतिप्रिय प्रदेश है हमारा, अगर इसमें किसी प्रकार से इस तरह का व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम करने की बात इस प्रदेश के अंदर करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार अपना निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम है और सरकार गलत लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं। क्या हम लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद जैसे मसलों पर भी अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो क्या ऐसे लोगों के पक्ष में आकर के खड़ी होगी? तो उन लोगों को ये स्पष्ट करना होगा कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, जो दंगा फैलाते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो उनको उनके धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं, क्या वो ऐसे लोगों के साथ में खड़े? तो मुझे लगता है इस तरह का जो बयान ओवैसी जी ने दिया है बहुत ही निंदनीय है। और वहीं युवाओं को फोटोग्राफी के जरिए रोजगार से जोड़ने के लिए गढ़वाल मंडल विकास फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहा है, जिसकी अवधि अब निगम द्वारा बढ़ाई जा रही है। इस बात पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि 30 अक्टूबर तक प्रतियोगिता की आखिरी तारीख रखी गई थी, जिसे आगे बढ़ाकर 10 नवंबर तक अब किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियम में कोई फोटोग्राफर ना होने के कारण युवाओं को ये मंच दिया गया है, ताकि वो निगम की परियोजनाओं के साथ जुड़कर फोटोग्राफी में अपना भविष्य बना सकें। तो युवाओं को फोटोग्राफी के जरिए रोजगार मिलेगा और निगम के जरिए ये कोशिश हो रही है कि युवाओं को फोटोग्राफी के जरिए रोजगार मिले, और इसीलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हालांकि अब इसकी आखिरी तारीख जो थी उसे भी बढ़ा दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो इसमें जुड़ सकें और इस सरकार की जो कोशिश है, निगम जो कोशिश कर रहा है, उसका फ़ायदा उन युवाओं को मिल सके। फोटोग्राफी थीम GMBN ने स्टार्ट करी है और अभी चल रही है। 30 अक्टूबर मैंने इसका लास्ट डेट रखा था, जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे बढ़ाऊंगा इसको, 10-15 दिन और बढ़ाएंगे, 10 दिन 10 नवंबर तक बढ़ाएंगे। उद्देश्य क्या है? GMBN है एक ऐसा गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो टूरिज्म और बाकी अन्य कामों में अपना भागीदारी दे रहा है। टूरिज्म में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों के पास अपने कोई ऐसे फोटोग्राफर, इन्फ्लुएंसर या वीडियोग्राफर नहीं है जो हमसे कनेक्टेड है, हम मार्केट से सर्विस लेते हैं। तो मैंने यह सोचा कि जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, बच्चे हैं, जिनको शौक है DSLR के साथ फोटोग्राफी का, लैंडस्केपिंग हो, नेचर हो, वाइल्ड हो, एडवेंचर हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी, उन लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। GMBN के साथ जुड़े, GMBN के प्रोजेक्ट्स में कनेक्टेड रहें और आगे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक जंपिंग पैड की तरह GMBN को यूज कर सकते हैं कि वो आगे अपना भविष्य फोटोग्राफी में और बेहतर। और वहीं कालाडूंगी विधानसभा में रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से कालाडूंगी इको टूरिज्म जोन खुलने जा रहा है। वन विभाग ने जोन खोलने से पहले ही नेचर गाइड के 36 पदों पर गाइडों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। SDO ने बताया कि रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत कार्बेट हेरिटेज सफारी जोन खोला जा रहा है, जिसमें 36 नेचर गाइडों की भर्ती की जाएगी। वन विभाग की वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड किए जा रहे हैं। 5 नवंबर को आवेदन की आखिरी तारीख रखी गई है। तो इको टूरिज्म जोन खोलने की कवायद के बीच में लोगों के पास रोजगार के भी मौके हैं। वन विभाग की ओर से
जो नया कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन खोला जा रहा है, उसमें हमने 36 नेचर गाइड की भर्ती के लिए भर्ती जारी करी है, जिसके लिए हमने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो इसकी जो डिटेल है वो आवेदनकर्ताओं को हमारी वेबसाइट जो है www.forest.uk.government.in से और पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व.uk.government.in से मिल जाएगी। और आवेदनकर्ताओं को ये बताना है कि जो इसकी लास्ट डेट है, आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट 5 नवंबर की 5:30 बजे तक है। तो सभी आवेदनकर्ता इस तिथि से पूर्व अपने फॉर्म प्रभागी वनाधिकारी रामनगर कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें। और मसूरी में अधिशासी अधिकारी ने बायोमेथन प्लांट का निरीक्षण किया है, जहां पर कूड़े का अंबार देखकर नाराजगी जताई। आपको बता दें, अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह ने नगर पालिका के अधिकारियों के साथ MRF सेंटर और बायोमेथन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस प्लांट के बंद होने की वजह से क्षेत्र में गीले कूड़े के ढेर और गंदगी को देखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट में कुछ तकनीकी दिक्कत आने की वजह से प्लांट का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा ठेकेदार को तलब किया गया। उन्होंने कहा ठेकेदार के साथ बातचीत करके इस प्लांट के संचालन में आ रही दिक्कतों के बारे में जाना जाएगा और इसे दूर किया जाएगा। अभी आज मेरे द्वारा और जो ईओ रजनीश डोबरियाल है उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। MRF सेंटर तो यहाँ पे ठीक चल रहा है। खैर MRF का जो उनका काम है, जो मटेरियल रिकवरी का, वो तो हो रहा है, और जो बायोमिथेनेशन प्लांट है जिसमें कि गीले कूड़े का निस्तारण होना था, वो अभी नहीं चल रहा है, जिसके कारण कि काफ़ी कूड़ा एक्यूमुलेट हो रखा है। तो अभी संबंधित फर्म को हमने बुलाया है जो भी चला रहा है, और उनको हम नोटिस देंगे, और यदि जो भी समस्या होगी एक बार हम देखते हैं कि इसमें कि कहाँ गैप्स रहे हैं। अगर फर्म की गलती होगी तो उसका एग्रीमेंट निरस्त कर हमें इसको तुरंत किसी दूसरे से काम। और वहीं अल्मोड़ा के सल्ट में SSP के नेतृत्व में नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए जिले भर में अभियान जारी है। वहीं बतरौंज खान में SHO के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को पकड़ा गया। दोनों युवकों की तलाश की जा रही है, तो उनके कब्जे से करीब 5.5 किलो नशे की खेप बरामद हुई है, जिसको करीब 1,35,000 रुपए की कीमत आंकी गई। वहीं दोनों आरोपी सराई खेती से यूपी नशे की खेप ले जा रहे थे। अगली खबर, लाल कुआं में पूर्व सैनिक पर गोली चलाने वाले बीजेपी नेता और 2 पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी सहित 4 अन्य लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं घटना में शामिल छात्र संघ अध्यक्ष कार्तिक रेजवार को फरार बताया जा रहा है। पूर्व सैनिक पर गोली चलाने का मामला है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर होटल की आड़ में अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया है। जहां पर एसपी ने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक होटल में पुलिस की टीम ने दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित नेगी पैलेस में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4 महिला पीड़िताओं को भी बरामद किया। उनकी बात सुनी। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि प्राइम न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है।